कि मैं जिस जाति का हूँ वो जाति श्रेष्ठ है। उस जाति का व्यक्ति यदि भ्रष्ट भी है तो श्रेष्ठ है। राजनीति को सिर्फ दोष देने की जगह स्वयं में आत्मालोचन करने की जरूरत है कि हम कहाँ हैं। विश्वविद्यालय का नहीं बनना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का नहीं होना, एयरपोर्ट नहीं होना, ये एक तरह से इस पर ज्यादती है। देखिए, जब ईमानदार प्रयास होता है तो उसका परिणाम भी होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईमानदार प्रयास की कमी रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जेडीयू सभी दलों में बेगूसराय की भागीदारी बढ़ चढ़ कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी फोकस। मैं अंबुज पाठक स्वागत करता हूं आपका अपने कार्यक्रम में नेताजी कहीन में। आज हमारे साथ नेताजी कहीन इस कार्यक्रम में बात करने के लिए मौजूद हैं आपके हमारे सबके बीच के जाने माने एक राजनीतिक हस्ती प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी। आइए उनसे बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं नए चैनल के लिए। थैंक यू सर। सर, राजनीतिक हस्ती होने के नाते आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और हाल फिलहाल में ही सर आप सूजा गांव को गोद भी लिया है। सर, उसके समग्र विकास के लिए आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं? देखिए, सूजा गांव को सांसद ग्राम योजना के इतर गोद लिया गया था। सांसद ग्राम योजना में सिर्फ जो सांसद की निधि और जो सरकार की योजनाएं लागू होती हैं, लेकिन इस गांव में जो महादलित समाज था, जो दशकों से उपेक्षित था और उनकी उपेक्षा का कारण उनके प्रति असंवेदना और दृष्टि नहीं जाना था, तो उस गांव में समाज के संसाधनों को लेकर संग्रह करके उनके लिए जो आवश्यक चीज़ें थी, जैसे शौचालय की कमी थी। महिलाओं को 2 शौचालय में 300 महिलाएं जाती थी, आज 20 शौचालय, 5 स्नानागार और 2 कम्युनिटी हॉल जिसमें 100 लोग रह सकते हैं और एक मंदिर, कामा देवी का मंदिर। ये सभी समाज के संसाधन से हुआ है। उस गांव में जो लाइट्स थी वह भी समाज के सहयोग से हुआ। तो उस वक्त क्या हुआ, जब मैं राज्यसभा का सदस्य था और सुनील जी उस काम को देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो मैंने आरंभ में मैं उद्घाटन नहीं करता था निजी संस्थानों का। बाद में मैंने निजी संस्थानों का उद्घाटन करना शुरू किया जब सूजा को गोद लिया, और उस उद्घाटन के बाद में लोगों से संसाधन के रूप में दान मांगता था। वो दान काइन में आता था, कैश में नहीं आता था। तो उससे जो सहयोग मिला, पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ, दुकानों का उद्घाटन हुआ, दवाई की दुकानों का उद्घाटन हुआ, उससे जो सहयोग मिला उसी से यह बन पाया। सर, बेगूसराय में लगातार बेगूसराय को प्रमंडल बनाने की भी मांगे तेज हो रही है। सर, इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, बेगूसराय का जो बिहार की राजनीति में, बिहार की आर्थिक प्रक्रिया में जो योगदान है, उस अनुपात में बेगूसराय बहुत ही उपेक्षित है। और बेगूसराय ने जिस प्रकार की भूमिका सभी दलों में, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जेडीयू सभी दलों में बेगूसराय की भागीदारी बढ़ चढ़ कर रही है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि एक कृषि, उद्योग और साहित्य संस्कृति का केंद्र है। वहाँ पर शिक्षण संस्थाओं का अभाव होना, विश्वविद्यालय का नहीं बनना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का नहीं होना, एयरपोर्ट नहीं होना, ये एक तरह से इस पर ज्यादती है। और इस ज्यादती से बेगूसराय को मुक्त होना पड़ेगा और उसका एक रास्ता प्रमंडल बनना है। मुझे लगता है कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाना प्रशासनिक दृष्टि से भी बिहार सरकार के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। जो मांग उठी है वो मांग त्वरित गति से सरकार तक जाए और उसे पूरा करें, जिससे कि बेगूसराय की जो उपेक्षा है और यहाँ की लाखों जनता जो जिसके कारण से सफ़र करते हैं वो दूर हो। सर, एक बात तो अपने शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में उठाया। सर, 1996 से बेगूसराय लगातार एक यूनिवर्सिटी की मांग कर रही है, दिनकर यूनिवर्सिटी। सर, आज तक ये मुद्दा सिर्फ इलेक्शनों में ही उठकर इलेक्शन में ही दम तोड़ देती है। सर, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब ईमानदार प्रयास होता है तो उसका परिणाम भी होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईमानदार प्रयास की कमी रही है। और जन आवाज़ जब उठती है, लोक भावना जब मुखर होता है, तो फिर सरकार उसको मानती है। आज दरभंगा के पास एक नहीं 2 मेडिकल कॉलेज हो गया। एक बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, एम्स हो गया, वहाँ एयरपोर्ट हो गया,
मुंगेर में विश्वविद्यालय हो गया, लेकिन बेगूसराय के हजारों छात्र प्रत्येक दिन दरभंगा जाते हैं अपने काम के लिए। मैंने वाइस चांसलर साहब से दिनकर चेयर की बात की, तो उन्होंने अभी मैंने कुछ दिन पहले बात की कि जीडी कॉलेज में एक दिनकर चेयर स्थापित हो और दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर एक चेयर हो। तो उन्होंने कहा कि यदि संसाधन मुझे मिल जाता है तो मुझे बेगूसराय को चेयर देने में कोई आपत्ति नहीं है। कैंपस की प्रक्रिया मैंने शुरू की थी, लेकिन फुल फ्लेज्ड एक बेगूसराय में कैंपस होना चाहिए अगर विश्वविद्यालय नहीं हो, जिससे छात्रों को दिन प्रतिदिन के काम के लिए, फीस जमा करने के लिए, रिजल्ट के लिए, बाकी चीज़ों के लिए दरभंगा की यात्रा नहीं करना पड़े। तो विश्वविद्यालय तो होना ही चाहिए और रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय की मांग लंबे समय से हो रही है और उस मांग को मजबूती के साथ उठाने की ज़रूरत है और सरकार को इस बात के लिए कन्विंस करने की ज़रूरत है कि बेगूसराय में विश्वविद्यालय होना किसी भावना से जुड़ी बात नहीं है, वहाँ की हकीकत यथार्थ से की आवश्यकता है। मटिहानी संभोल पुल इलेक्शन में भी नितिन गडकरी जी ने 1 महीने का समय लिया था और सर अब तक वहाँ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। सर इसे आप किस प्रकार से देखिए, उस पुल की इसकी सैद्धांतिक 3 चरण होता है किसी चीज़ का जी। किसी काम के लिए सरकार के पास सैद्धांतिक सहमति चाहिए। सैद्धांतिक सहमति में समस्या यह थी कि एक तरफ मुंगेर का पुल था, दूसरी तरफ मोकामा का पुल था और दोनों की दूरी कम थी और एक सरकार का नियम है कि अगर 50 किलोमीटर से दूर नहीं हो तो पुल नहीं बनता है। ये दोनों ही पुल 15 किलो और 20 किलोमीटर के दायरे में थे। तो एक तो सरकार से सैद्धांतिक सहमति 2020 में ही मिल गई थी। 20 में ही डीपीआर की बात आई थी, फिर कुछ विवाद हुआ, डीपीआर रुक गया। यदि उस वक्त 2020 में कोविड के काल में डीपीआर नहीं रोका गया होता, उस कंपनी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर जिससे काम करना था, 1 करोड़ 73 लाख का डीपीआर था और सरकार ने उसको रोकने के लिए 1 करोड़ खर्च कर दिया। बाद में वो कंपनी सही साबित हुई तो उसने डीपीआर लेने से मना कर दिया। उस प्रक्रिया में 1-1.5 साल विलम्ब हो गया। अब डीपीआर तैयार हो गया, लैंड एक्विजिशन हो गया, सरकार का कदम आगे बढ़ चुका है। एनएचओ में आए या ना आए वो विवाद का विषय था। तो मैंने एक सलाह दी थी कि जो एक बड़ी सड़क बन रही है, मुझे अभी उस नाम बताने को नहीं कहा गया, उससे इसको जोड़ दिया जाए तो फिर जो प्रक्रियात्मक चीज़ें आसान हो जाएंगी। मुझे विश्वास है कि यह काम जल्द शीघ्र होगा और इसका जल्दी ही उद्घाटन होगा और सामो के लोगों को, बेगूसराय के लोगों को, बेगूसराय ज़िले के आसपास के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। जी सर, आप एक राजनीतिक दल से जुड़ाव रखते हैं और खुद राजनीतिज्ञ हैं और ऐसे में सर वर्तमान राजनीति और राजनीति में प्रयोग हो रहे भाषाओं को सर आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, इस देश की राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो जनसंघ के संगठन मंत्री थे, जनसंघ के अध्यक्ष रहे, उनकी मृत्यु के बाद जब पॉलिटिकल डायरी छपी, जिस डायरी में नेहरू जी की नीतियों की आलोचनाएं थी, उसका प्राकथन, उस पुस्तक का प्राकथन यानी फॉरवर्ड या प्रीफेस से बोलते हैं, वो कांग्रेस के एक बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू के निकटतम व्यक्ति और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी ने लिखी। इस देश में हिरेन मुखर्जी जो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ के उस वक्त बड़े नेता थे, दोनों के बीच दोस्ती प्रसिद्ध थी। हिरेन मुखर्जी जी ने ही वाजपेयी जी के लिए कहा था ए राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। इसी देश में भूपेश गुप्ता कम्युनिस्ट पार्टी के थे और जनसंघ के दत्तोपंत ठेंगरी जी थे। दोनों का सदन में का व्यवहार एक जैसा होता था, एक तरह से मजदूरों की आवाज़ उठाते थे, एक दूसरे को उद्धृत करते थे। तो वैचारिक मतभेद होना, राजनीतिक मतांतर होना हमें शत्रु नहीं बनाता है, लेकिन जब राजनीति में का स्तर गिरता है, यदि शरीर अस्वस्थ होता है तो शरीर का प्रत्येक अंग कमज़ोर होता है। तो यह भाषा ही कमज़ोर नहीं हुई है। कोई व्यक्ति यदि यह शिकायत करता है कि सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, तो समस्या शरीर में होती है, शरीर का प्रतिबिंब होता है। तो समस्या राजनीति में जो लोग आ रहे हैं, अधिकांश लोग, और राजनीति को जो व्यवसाय की तरह कर रहे हैं, राजनीति को भावनाओं के आधार पर खेल रहे हैं, ऐसे लोग जब आएंगे तो अपने अस्तित्व बचाने के लिए और अपने को प्रासंगिक बने रहने के लिए कृत्रिम मुद्दे को उठाकर
और गलत भाषा का प्रयोग करके वे राजनीति में बने रहेंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कांग्रेस ने पिछले 15 साल से जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग, यानी हिंद महासागर का कीचड़ एक तरफ है, मोदी जी को दिया गया गाली दूसरी तरफ, तो मुझे लगता है कि इससे राजनीति को उभरने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, अगर गाय, भैंस या कोई जानवर हमारी नियंत्रण से बाहर होता है तो हम उसको क्या करते हैं? उसको नथनी से बांधते हैं। जनता को यदि नथनी से बांधने नहीं आएगा तो जानवर उत्पात मचाएगा ही। तो जानवर जंगली जानवर ना हो जाए, इसलिए लोकतंत्र में जो हाईकमान होता है वो जनता होती है। जब जनता ये समर्पण कर देती है कि हाईकमान राजनेता होता है तो राजनीति हाथ से बाहर निकल जाती है। भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए और श्रेष्ठ भाषा में और बहुत ही उदार तरीके से हम किसी पर बहुत ही कटु आक्रमण कर सकते हैं। कटु भाषा बोलने से जो विषय होता है खो जाता है। तो राजनीति का स्तर बनाए रखने के मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपने जैसा प्रश्न उठाया। हम सबको विमर्श करना चाहिए और समाज स्वस्थ होगा तो राजनीति भी स्वस्थ होगी। हाल ही में कोलकाता में एक घटना घटी है, बड़ी ही हृदय विदारक घटनाएं हैं और उसका विरोध सर आज देशव्यापी विरोध हो रहा है। और इसी बीच एक मुजफ्फरपुर में भी घटना घट जाती है सर, ऐसी घिनौनी घटनाओं को राजनीतिक रूप देना क्या सही है? देखिए, सवाल राजनीति का स्वार्थ होता है। जैसे कास्ट फंडामेंटलिज्म होता है ना, कि मैं जिस जाति का हूँ वो जाति श्रेष्ठ है, उस जाति का व्यक्ति यदि भ्रष्ट भी है तो श्रेष्ठ है। वैसे ही राजनीति में भी फंडामेंटलिज्म आ गया है कि मैं जिस विचार का हूँ, जिस राजनीति का हूँ, यदि उसका स्वार्थ पूरा होता है तो मैं उसके लिए कट मरूंगा, चाहे वो सही हो गलत हो। इससे राजनीति को, समाज दोनों को बाहर निकलना पड़ेगा। और जो बलात्कार या महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं उसके प्रति सिर्फ कानून से काम नहीं चलेगा। कानून निर्भया के बाद तो हमने कठोरतम कानून बनाया था, फिर भी घटनाएं घट रही हैं। लोग कानून से भी मुक्त हो गए हैं, डर से। और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है जब लोगों पर कानून का डर समाप्त हो जाए। लोग कहें मैं यह अंजाम दूंगा चाहे मुझे फांसी की सज़ा मिल जाए, मैं अंजाम दूंगा चाहे मुझे उम्र कैद की मिल जाए। ऐसी परिस्थिति जो समाज में पैदा हो रही है उसके कारण है कि समाज को हम नियोजित तरीके से नहीं देख रहे हैं। और समाज में राजनीति, पॉलिटिकल क्लास है और जनता है। इस बीच में जो एक बड़ा वर्ग होता था, जिस वर्ग का नेतृत्व जयप्रकाश बाबू करते थे, विनोबा भावे करते थे, बाद में कुछ हद तक अन्ना हजारे ने किया। आप देखिएगा कि आपके पास पॉलिटिकल क्लास तो बहुत बड़ा है, जनता भी 140 करोड़ है। इस बीच की वो जोड़ने वाली जो सेतु होती है समाज सुधारकों की, समाज के प्रति सरोकार रखने वाले की, जो पॉलिटिक्स में होते हैं लेकिन चुनावी राजनीति में नहीं होते हैं। राजनीति में होना, चुनावी राजनीति में होने में अंतर होता है। ऐसे लोगों की मरुभूमि भारत हो गई है। पहले ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी थी। जैसे जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की फौज की उम्र समाप्त होती गई, ऐसे ये बीच का वो श्रेणी समाप्त हो गया। उसी गैप के कारण आज समाज अनियंत्रित हो रहा है। समाज को प्रबुद्ध करने वाला व्यक्ति स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर नहीं होने के कारण यह अनियंत्रित हो रहा है। इसलिए कानून के साथ साथ सामाजिक स्तर पर समाज को नियोजित करने का प्रयास होना चाहिए। हम क्यों नहीं एक ऐसे आदर्श राष्ट्र बने जहाँ कहा जाता है कि नारियों की पूजा होती है और वहाँ पर नारियों के साथ ऐसा व्यवहार हो। हम अपनी बेगूसराय में ही घटना घटी और एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी एक दो घटनाएं आई हैं, लेकिन क्या परिणाम निकलता है? प्रशासन, राजनीतिक कार्यकर्ता और न्यायालय, तीनों का रुख एक जैसा हो जाता है। तो हमको राजनीति को सिर्फ दोष देने की जगह स्वयं में आत्मालोचन करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं और क्यों हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।